जय हिंद। देखिए, आज एनसीईआरटी क्लास 10th यह आखिरी वीडियो है। इसके बाद हमारा जो एनसीईआरटी साइंस का सीरीज था वह समाप्त हो जाएगा। क्लास 9th कंप्लीट करा चुका था मैं। क्लास 10th में चैप्टर तो 2-3 बचे थे लास्ट में, तो तीनों चैप्टर से सामूहिक ही ये वीडियो है, क्योंकि जो लास्ट के चैप्टर हैं विद्युत चुंबक के बाद उनमें बहुत से प्रश्न मतलब नहीं है ज़्यादा कि किया जाए। जो आने वाले प्रश्न हैं मैंने उनको इकट्ठा कर लिया इसी में, और लगभग 60 के आसपास प्रश्न तैयार हुए हैं। इसको कर लें। और एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ कि पीडीएफ वाले ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि मौका अब लास्ट ही है। इसके बाद अब पीडीएफ वाला जो है वो बंद कर दिया जाएगा, है ना। तो आखिरी मौका है, प्राप्त करना है तो प्राप्त कर लें। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पढ़ो कुछ भी, आना एनसीईआरटी ही है, तो अपना ध्यान रखें। चलिए, पहला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अगर ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो हो जाएगा टेस्ला, है ना। एम्पियर प्रति मीटर भी होता है, बाकी यहाँ पर टेस्ला हम लगा के आगे बढ़ेंगे। चलिए, कह रहा है किसी दिशा सूचक यानी कि कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? परीक्षा में आया भी है प्रश्न, ये वाला बहुत बार ही आया है। तो कंपास की सुई जो है वह नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण जो है की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, विकल्प संख्या डी जो है वो कहेंगे कि सही हो जाएगा। दोनों प्रश्न आप इजीली कर चुके हैं। आइए, तीसरा प्रश्न थोड़ा लंबा होगा, ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? पहला कथन जो है वह कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। तो बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। पहला तो विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसमें दिक् सूचक यानी कि कंपास का उत्तर ध्रुव गति करता है। बिल्कुल, यह भी कथन सही है। कथन दूसरा भी आपका यहाँ पर सही है। देखिए, तीसरा कथन क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव से निकलकर, उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। बिल्कुल, ये भी एकदम सही है, तो सी भी सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, बहुत सारे कथन है क्या इसमें, 5 कथन दे दिया है ना। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। देखिए, चुंबक के बाहर अगर कहे तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसे ये मान के चलिए चुंबक है तो बाहर से अंदर की ओर, और भीतर की बात करेगा तो अंदर से बाहर की ओर। ये गोल ऐसे सर्किल पाथ बनाता है ना, यही ऐसे पाथ बनाता है। तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। पांचवा और आखिरी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र होती हैं। अभी आपने देख ही लिया कि बंद वक्र कैसे हो रही थी, है ना। ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, तो ये बंद वक्र हो रही थी। पांचों कथन यहाँ सही हो जाएगा। परीक्षा में अगर दे दे ये वाला प्रश्न तो बच्चा तो सोचेगा कि एक आध नहीं का तो गलत होगा ही, और बहुत बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे। तो यहाँ पांचों कथन सही हो जाएगा। चलिए, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जहां अधिक निकट होगा तो जाहिर सी बात है कि निकट होगा तो मजबूत होगा, है ना, यानी कि प्रबल होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, अगला सवाल, किस नियम की सहायता से किसी धारावाहक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है? तो दाहिने हाथ का जो अंगूठा का नियम है, दाहिने हाथ, ध्यान रखिएगा, दाहिने हाथ के जो अंगूठा का नियम है यानी कि सी ऑप्शन, इससे ज्ञात होता है कि किसी धारावाहक चालक के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम होगा। आइए, किसी सीधे चालक में धारा प्रवाहित होने पर, ठीक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का स्वरूप कैसा होता है? तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो स्वरूप होगा वह वृत्ताकार रेखाएं, जी हाँ, सर्कुलर लाइन के अनुरूप होगा। कैसा स्वरूप होगा? वृत्ताकार सर्कुलर लाइन का स्वरूप होगा। ध्यान रखिएगा, पूछता है परीक्षा में। आइए अगला सवाल। दाहिना हाथ अंगूठा नियम में अंगूठा किसका संकेत करता है? दाहिना हाथ अंगूठा जो नियम होता है वह अंगूठा संकेत करता है धारा की दिशा। अंगूठा जो होता है वो धारा की दिशा संकेत करता है। ठीक है, अंगूठा किसका संकेत है? धारा का दिशा। अब मुड़ी हुई अंगुलियां पूछ दे, जैसे अंगूठा ऊपर ऐसे रहेगा और चारों अंगुलियां तो ऐसे ऐसे पकड़े रहेगा। तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ध्यान रखिएगा, एक धारा की दिशा और अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये पूछता है प्रश्न, दाहिना हाथ का अंगूठा नियम में मुड़ी हुई अंगुलियां क्या दर्शाती है? तो बता चुका हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए अगला सवाल। किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस पर निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो करंट की दिशा होती है, धारा की दिशा पर ही निर्भर करती है। जानते हैं आप लोग कि डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर से ध्यान दीजिए, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करंट पर निर्भर करती है, जो करंट की दिशा पर। चलिए, किसी विद्युत धारावाहक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के खाली स्थान पर निर्भर करता है। किसी विद्युत धारा चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, जी हाँ, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक ना, निर्भर होता है। ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। चलिए, विचार करना है। विद्युत धारावाहक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल कार्य करता है? बिल्कुल, बल तो कार्य करता ही है। दूसरा, बल की दिशा केवल विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर होती है? बल की धारा विद्युत धारा पर नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करती है। अभी आप जब प्रश्न कर रहे थे तो देखा आपने कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर कर रहा है। दाहिने हाथ के अंगूठा नियम में क्या देखा था? जो अंगुलियां मुड़ी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी। तो ये कह रहा है कि केवल विद्युत धारा पर नहीं। दूसरा कथन गलत है हमारा। बल की दिशा विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर निर्भर करता है। हाँ, तीसरा कथन सही है। तो पहला सही, तीसरा सही। अब देखता हूं चौथा। अधिकतम बल तब लगता है जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बिल्कुल सही है, यानी पहला, तीसरा और चौथा ही सही है, केवल दूसरा कथन हमारा सही नहीं है। चलिए, अभी दाहिने हाथ के अंगूठा वाला नियम पढ़ा आपने, अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का बाम हाथ नियम, लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो चालक होता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, है ना, चालक पर जो बल लगता है उसकी दिशा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ध्यान रखिएगा, सी विकल्प सही है। चलिए 13वां सवाल। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में तर्जनी, पहली अंगुली की बात कर रहा है, किसका संकेत करती है? तो तर्जनी जो होगा वह मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, तर्जनी पहली अंगुली। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में मध्यमा, मिडिल फिंगर, किसका संकेत करती है? देखिए, तर्जनी चुंबकीय फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा जो होगा वो करंट, धारा के संकेत करती है, धारा, करंट का, धारा की दिशा। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में अंगूठा, अंगूठा किसका? तो अंगूठा बल
या गति की दिशा, बल या गति की दिशा का संकेत करता है। तीनों याद रखिएगा। तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर धारा, और अंगूठा जो हो जाएगा वो देखिए अंगूठा ऊपर की ओर रखिए। अगर आप बनाना चाहते हैं इमेज तो अंगूठा ऊपर की ओर रखें और तर्जनी सामने रखें, है ना। और जो मध्यमा है ये आप राइट साइड में ऐसे रखें, ठीक है। तो ऐसे बनाइएगा तो ये आपको पता चलेगा। आइए, निम्न में से किस युक्ति में इस सिद्धांत का उपयोग होता है? जो बाएं हाथ का नियम है ये विद्युत मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? विद्युत मोटर में, ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशा की क्या होता है? आरोपित बल की दिशा जो होता है वह उसका परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होगा। कैसे होगा? लंबवत होगा। तो ध्यान रखिएगा ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं एमआरआई की बात करते हैं। पूछता है ये वाला प्रश्न एमआरआई, एमआरआई का फुल फॉर्म ही पूछ देगा, सीधा एग्जाम में आ जाएगा। तो एमआरआई एम से मैग्नेटिक, आर से रिजोनेंस और आई से इमेजिंग। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक, अच्छा रिजोनेंस है तो रिजोनेंस किसमें है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यानी कि डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। पूछता है भाई, इसको सीरियसली लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए, विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब जो जनरेटर देखा ही होगा आप लोगों ने। तो विद्युत जनित्र क्या बदलता है? जनरेटर जो होता है शादी ब्याह में अपने गांव घर में देखा होगा कि उसमें डीजल ऑयल डाल करके उसको स्टार्ट करते हैं। वो क्या करेगा? घूमेगा और यांत्रिक रूप से घूम घूम के और फिर लाइट देगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में तब्दील करेगा यानी बदलेगा। तो यह प्रश्न पूछा था बिहार दरोगा में, ऐसे ही पूछा था, जनित्र दे दिया था। और जब मैं पहली बार दे रहा था बिहार दरोगा का तो जनित्र दे दिया, और मैंने गलती क्या की कि जनित्र मतलब मैं समझा ही नहीं कि जनित्र क्या है। रियल बता रहा हूँ हकीकत। जब मैं सबसे पहली बार शायद 2017-18 में ऐसे दे रहा था, 17-18 की बात है, याद भी नहीं है। तो जनित्र जब लिखा आया तो मुझे लगा जनित्र क्या होता है, कोई जंत्र होता होगा। तो गलती, मैंने उस समय ज्यादा अनुभव नहीं था ना। तो ये देखना चाहिए जब हिंदी प्रश्न आए ना तो समझ में ना आए तो उसका अंग्रेजी वर्जन देखिए। अगर इसका अंग्रेजी वर्जन में देखा होता तो जनरेटर में पा गया होता। और जनरेटर कौन नहीं जानता है कि भैया लाइट उत्पन्न करता है, आप अंधेरे में भी मार देंगे इसको सही आंसर। तो यही ध्यान रखिएगा कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कभी कभी ना हिंदी वाला समझ में ना आए तो अंग्रेजी में घुसिएगा अवश्य, वो आपको फायदा करा देगा। उत्तम ऊर्जा स्रोत की विशेषता क्या है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या होना चाहिए? तो देखिए पहले तो वो संस्था होना चाहिए, पहला तो सही है। दूसरा, आसानी से मिल भी जाए, ठीक है। तीसरा जो होना चाहिए वह भैया उसका भंडारण भी होना चाहिए, ठीक है। और अधिक कार्यकारी, तो यहाँ पर देखिएगा पहला विकल्प में सब कुछ मिलेगा। अधिक कार्यकारी, सस्ता भंडारण व परिवहन में भी आसानी हो, ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए, कोयला किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, ये बताइए कोयला यूज इतना तेजी से हो रहा है, खत्म हो जाएगा एक दिन की नहीं खत्म होगा? कहेंगे हाँ सर इतना तेजी से यूज हो रहा है, खत्म होगा ही होगा। तो खत्म हो जाएगा यानी कि उसको रीएन्युअल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो वो है नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय। खत्म हो जाएगा तो वो फिर आने में दोबारा पता नहीं कई हजार साल भी लग सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय। जो पुनः आ जाता है जल्दी, जैसे हवा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होगा? आज खत्म फिर कल हवा चल आ जाएगा, तो पवन ऊर्जा। या जल भाई झरना या बांध बनाए पानी किए, फिर वो पानी खत्म थोड़ी होगा, फिर उसका उपयोग कर लोगे, तो वो नवीकरणीय। तो यही प्रश्न कह रहा है जल विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो कहेंगे ये तो खत्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा, अब आप खुद ही बता देंगे कि पवन, ये तो खत्म नहीं होगा, नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आएगा।
भूतापीय ऊर्जा से संबंधित गर्म चश्मा क्या है? गर्म चश्मा, अब ये मत समझिए कि गर्म चश्मा लगाने वाला आंख में ना, तो भीतर से पृथ्वी के जो गर्म जल निकलता है ना भूतापीय ऊर्जा में, वही गर्म चश्मा भी कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के भीतर से निकलने वाला गर्म जल गर्म चश्मा। सभी हरे पौधे किस वर्ग में आते हैं? हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक में ही आएंगे। हरे पौधे किस में आएंगे? उत्पादक में आएंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स। स्थलीय परितंत्र में, देखिएगा अच्छा प्रश्न है, ये मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, मुझे ये पूरा उम्मीद है। स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं? सौर ऊर्जा का, जिसने लिंडेमान का नियम पढ़ा होगा वो तो सीधा इसका 10% लगाएंगे, है ना, ऊर्जा स्थानांतरण। लेकिन ये कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश सौर ऊर्जा से वो केवल 1% ही लेता है। मान लीजिए केवल 1% होगा, 10 नहीं होगा। कहेंगे 10 भी मैं पढ़ा है, तो 10 जिसमें पढ़े हो भाई वो भी क्वेश्चन रखा हूं आगे। ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल का पता कब चला था? तो ओजोन होल का पता 85 में चला था, अंटार्कटिका में मिला है ना। चलिए, हिमाचल प्रदेश में मोस्ट इंपोर्टेंट है सवाल, रटिएगा इसको। हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसको कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल। डी विकल्प सही हो जाएगा। एक बार पूछा था पालर पानी, है ना, 1275 वाले में पूछा था पालर पानी क्या है, ऐसे पूछेगा, कुल पूछेगा। ठीक है, या पूछता है, ये ज्योग्राफी में पूछता है, पालर पानी सब ज्योग्राफी से पूछा, तो कुल याद रखिएगा। पालर पानी क्या है, कोई बताएगा क्या? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, जानते ही हो। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया था? तो विद्युत धारा के जैसे देखिए, ये बताया है कि अगर किसी चालक से आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसके इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे कभी आप देखिएगा करंट पास हो रहा होता है और वहां कोई मेटल वगैरह रखिए तो ये सट से खींच लेता है अपनी ओर, वो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये ऑरस्टेड वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ये बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित चालक पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित चालक पर परिणाम तथा दिशा दोनों, ये तो पहले ही प्रश्न में आपको बता दिया गया था ना। चलिए, दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम से क्या पता चलता है? यह भी प्रश्न आपको बता दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा, तो दोनों होगा सी विकल्प। विद्युत मोटर वह युक्ति है जिसमें किस प्रकार का रूपांतर? विद्युत मोटर यानी कि ये विद्युत से चलेगा, तो विद्युत चाहिए उसको, और विद्युत को चलेगा तो घूमेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे अक्सर यांत्रिक से विद्युत बना देते हैं, लेकिन वो विद्युत मोटर है, विद्युत उसको चाहिए चलने के लिए, तब वो घूमेगा। जनरेटर नहीं है कि डीजल डाल के स्टार्ट कर देंगे ना। चलिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के सापेक्ष कैसी होती है? तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगी। विद्युत धारा की दिशा, जो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो विद्युत धारा इधर रहेगा, विपरीत होती है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे, जानते हैं फैराडे ना, तो किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे। विद्युत अपघटन नियम किसने दिया? तो यह भी फैराडे के ही द्वारा दिया गया। ठीक है, ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतराल पर अपनी दिशा बदल लेती हो वह एसी करंट होगी। समान सरल अंतराल पर अपनी दिशा बदल लेगी वो हो जाएगी एसी, है ना, यानी प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। और परिवर्तन जिसमें नहीं होगा वो होगा डीसी, दिष्ट धारा। जैव गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो CH4 है, मीथेन है ना जैव गैस का प्रमुख। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? कहेंगे ये सब प्रश्न कहाँ साइंस में है? भाई साइंस जब पढ़ोगे तो मिल जाएगा, इसमें है एनसीईआरटी में, है ना, तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। डेनमार्क हो जाएगा। ओके, इनमें से कौन मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है? मानव निर्मित, जो मानव बनाया हो। क्या जंगल मानव बनाया है? पहले से ही बना है, कहेंगे जंगल नहीं होगा। तालाब, तालाब भी बना ही रहता है, घास का मैदान भी रहता है, लेकिन चिड़ियाघर तो बना देता है ना।
जैसे पटना चिड़ियाघर देख लीजिए, चिड़ियाघर तो बनाया जा सकता है या बनाते भी हैं उसको, ठीक है, चिड़ियाघर हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है, किसी ने उल्टा बता दिया था, बट ध्यान रखिएगा ये सदैव सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा। हाँ, जिसको लिंडेमान का नियम पढ़ा था, जो हमने बताया था 1% वाला, यहां अगर पढ़ेंगे कि एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में, जैसे हरे पौधे तो सूर्य का 1% लिए, अब सूर्य ये हरा पौधा को अगर खाता है खरगोश, ठीक है, तो खरगोश में जो एनर्जी गई है, अब खरगोश को टाइगर खाएगा तो ये इसका 10% एनर्जी आएगा और ये इसका 10%, तो 10% ये एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जाती है। और यह नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ये देखिए, किसी परितंत्र में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो सर्वाधिक संख्या अपघटक, ठीक है। चलिए, एकमात्र अधातु जो चुंबक के प्रति आकर्षित होती है वो है, जिसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं, ऑक्सीजन। फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव है ना, पर कार्य करता है। चलिए, 48वां प्रश्न आगे आ गए। किसे तापीय विकिरण भी कहा जाता है? तापीय विकिरण किसे कहा जाता है भैया? अच्छा, 48 छोड़ दिए हैं लग रहा है। हाँ, प्रकाश में 7 रंगों का वर्णन तो जानते ही हैं कि न्यूटन ने किया है। और तापीय विकिरण तो इंफ्रारेड है ना, यानी अवरक्त, अवरक्त, ठीक, वो कहते हैं। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य मैं पहले ही बता चुका हूं, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है वह गामा किरणें का, इसका सर्वाधिक सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग जो है ना, इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेडियो का सबसे कम होता है गामा, सबसे कम किसका होता है? तो ये हो जाता है गामा किरण, सबसे कम। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? रेडियो तरंग के जो खोज करता तो हर्ट्ज है, माइक्रोवेव ये पर्सिस्टेनर्स है, अवरक्त यानी इंफ्रारेड हर्शल है, गामा किरण है बैकुलर, है ना, तो यह न्यूटन है। ध्यान रखिए, गलत कथन। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज तो आप जानते हैं रोंटगन, बहुत बार ये पढ़ भी चुके हैं, तो एक्सरे की खोज रोंटगन है। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज कहीं कहीं बैकुलर भी देता है, पॉल बिलॉड, याद रखना है आपको, पॉल बिलॉड, ठीक है। चलिए, टीवी रिमोट में किस प्रकार के तरंग का प्रयोग होता है? टीवी रिमोट जो होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है नंगी आंखों से ना, इंफ्रारेड होता है, अवरक्त, अवरक्त, इंफ्रारेड। चलिए, जल शुद्धिकरण, ये भी प्रश्न पूछा गया है, जल शुद्धिकरण में किसका? तो ये पराबैंगनी, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट है ना, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। जाली दस्तावेजों को अगर जांच करना है तो जाली दस्तावेजों को जांच करने में भी अल्ट्रावायलेट का प्रयोग करोगे, पराबैंगनी का। हीरे में दरार है भैया, हीरे में दरार है, यह पता कैसे करेंगे? तो ये एक्सरे किरण से पता करिए, एक्सरे करिएगा तो वहां का एक्सरे बन जाएगा, या तो आप गामा से भी पता कर सकते हो, तो ये दोनों से हो जाएगा। आखिरी सवाल, वाईफाई तथा ब्लूटूथ में किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये रेडियो तरंग का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। 59 सवाल, 59 सवाल आपको 24 मिनट में करा दिया गया है। आखिरी एनसीईआरटी का वीडियो था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ने में रुचि दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जैसा कि मेरा वादा था आप लोगों से कि एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th आपको एक एक लाइन से क्वेश्चन तैयार करके दूंगा, मैंने लगभग 2000 के आसपास प्रश्न आपको दे दिए हैं। 2000 नहीं होगा तो भी आपका 12 से 1500 तो प्रश्न, 1200 तो प्रश्न अवश्य होगा, 1200 1400 है ना, मैं गिनती नहीं किया हूं, लेकिन इतना है कि 1000 से ऊपर है, 1500 1000 के बंधे होगा। इतने प्रश्न का आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। अगर इतना कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, बाकी छात्रों से आप अपने आप को अलग ही रखोगे, इतना आप भरोसा रखो, बाकियों से आप बहुत अलग आगे रहोगे, ठीक है। तो चलिए, अब वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
नमस्कार। जय हिंद।